हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विदेश नीति। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपन विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है यूपीएससी का जो एग्जाम है आईएएस प्री और मेंस, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालें और उसके बाद अपनी स्टडी करें। ठीक है, तो जो विदेश नीति है उसमें हम ये पढ़ेंगे। देखिए, इसके नाम से तात्पर्य विदेश नीति यानी विदेश की नीति। विदेश नीति इज द डायरेक्ट रिलेटेड टू विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय इसके ऊपर काम करता है। इसका एक फॉरेन मिनिस्टर भी होता है केंद्र सरकार में। ठीक है, तो विदेश नीति हमारे भारत के विदेशों से संबंध कैसे हैं उस बारे में हम स्टडी करेंगे। एक जो एम्बेसी होती है, हर कंट्री की अलग अलग एम्बेसी होती है। उस एम्बेसी में सारे कंट्री का रिकॉर्ड होता है ना। किस कंट्री का कौन सा व्यक्ति विजिट कर रहा है, कौन वीवीआईपी व्यक्ति विजिट कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। एम्बेसडर विदेशों में नियुक्त होते हैं। हमारे देश का एम्बेसडर ये या उस कंट्री का एम्बेसडर हमारे देश में, वो अपने अपने कंट्री की जो भी वीआईपी लोग विजिट करते हैं या जो अपनी अपनी कंट्री का हमारे देश से जो संबंध है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इस विदेश नीति फॉरेन पॉलिसीज में हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदेश नीति। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं विदेश नीति। देखिए, आज हम विदेश नीति के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आईएएस के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के हिसाब से। ठीक है, और आईएएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की है वो 11 फरवरी। ठीक है, आप लोग फॉर्म भरें और जो भी आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो फॉर्म भरें और फिर आईएएस की आप तैयारी करें। ठीक है, यानी देखिए, जीवन में सक्सेस पाने के लिए मेहनत सबसे पहली सीढ़ी है। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग सिलेबस लेके बैठे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, उसमें विदेश नीति भी एक हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब इसको करूंगा, एक एक पॉइंट आपका यहाँ क्लियर करूंगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो क्या है, जो भारत की विदेश नीति है भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है। देखिए, भारत की विदेश नीति क्या करती है, विदेश नीति करती है राष्ट्र हित में काम। राष्ट्र हित में काम कैसे करती है, जो भारत के अलावा जो अन्य देश है या अन्य राज्य है उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं, उन संबंधों के बारे में बताती है। ठीक है, भारत के अन्य राज्यों के साथ कैसे संबंध है, विश्व के अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, जो वर्ल्ड के अन्य राज्य है उनके साथ भारत के कैसे संबंध है उनको ये दर्शाती है और राष्ट्रीय हित में ये काम करती है। देखिए, फॉरेन पॉलिसीज विदेश मंत्रालय बनाता है। इसका एक अलग मिनिस्ट्रेट है, अलग डिपार्टमेंट है। विदेश मंत्रालय विदेश नीति बनाता है। विदेश नीति के ऊपर विदेश मंत्रालय के लोग काम करते हैं। ठीक है, किस तरह से नीति बनानी चाहिए, कैसे नीति बननी चाहिए, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे भूगोल। देखिए, ये जो है विदेश नीति, ये विभिन्न कारकों यानी फैक्टर, विभिन्न फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। जैसे भूगोल, सबसे पहला इसमें बताया गया आपका भूगोल। नंबर सेकंड आपको बताया गया हिस्ट्री। नंबर थर्ड आपको बताया गया है परंपरा, ट्रेडिशन। फोर्थ है आपका सामाजिक बनावट, राजनीतिक संगठन और अंतरराष्ट्रीय स्थिति। 6 नंबर है आपका अंतरराष्ट्रीय स्थिति। 7 नंबर है आपका आर्थिक स्थिति और सैन्य शक्ति, जनता की राय और आपका नेतृत्व। इन सब कारकों के द्वारा ये निर्धारित होती है। विदेश नीति है इन सारे कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया, हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, आपका जो ट्रेडिशन है वो कैसे क्या है, आपका जो सामाजिक बनावट है, सामाजिक बनावट कैसे क्या है, समाज में क्या स्थिति है, सामाजिक बनावट कैसे है, उसकी रूपरेखा कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल कंपोजिशन कैसा है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्या पोजीशन है उसके बारे में,
आर्थिक स्थिति, आपका जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो क्या है, प्लस सैन्य शक्ति जो हमारा डिफेंस पावर है, और जनता की राय यानी पीपल पॉपुलेशन की क्या एडवाइस है, जनता की क्या राय है, और आपका जो लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व, ये सब इन कारकों के ऊपर निर्धारित होता है फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। अब देखिए, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है विश्व शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है आपको विश्व शांति को बढ़ावा देना। इस नाम से स्पष्ट है, विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, विश्व में शांति को बढ़ावा देना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारतीय विदेश नीति का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल लेवल पर शांति स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इंटरनेशनल लेवल पर जो सिक्योरिटी होती है, जो वीवीआईपी लोग जो विजिट करते हैं उनकी जो सिक्योरिटी, उसका प्रबंध विदेश मंत्रालय करता है, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम विदेश नीति पढ़ रहे हैं, विदेश नीति से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, संविधान का जो आर्टिकल है, हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51 है वो हमें क्या बताता है, आर्टिकल 51 इज द रिलेटेड ऑफ राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो डिस्कस है, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 से रिलेटेड। ठीक है। भारतीय राज्य को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारों के में मध्यस्थता रखने का निर्देश देता है। देखिए, जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51, वो क्या क्या काम करता है। ये आर्टिकल 51 क्या काम करता है, हमारे जो भारतीय राज्यों को एक तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, नंबर फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा शांति बनाए रखना, ठीक है, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखना और अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारों में मध्यस्थता रखने का निर्देश देता है। देखिए आर्टिकल 51 जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है वो बैंकों निदेशक तत्वों से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या क्या काम करता है, ये जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं, 3-4 बिंदु मैंने बताए, उनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति आवश्यक है। देखिए, किसी भी राष्ट्र का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें शांति व्यवस्था कायम करनी होगी, शांति से हमें काम करना होगा, शांति से हमें हर समस्या को निपटते हुए आगे बढ़ना होगा, जब जाके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। और किसी भी राष्ट्र के लिए वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पीसफुल क्लाइमेट। ठीक है, पीस रहना है, ठीक है, शांति आवश्यक है, नीड फॉर पीस। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे आजादी के बाद, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। उन्होंने क्या कहा था, शांति हमारे लिए उत्साहजनक आशा ही नहीं, ये एक आपात व्यवस्था है। देखिए, शांति के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये उत्साहजनक आशा ही नहीं बल्कि एक आपात व्यवस्था है। आपात व्यवस्था का मतलब ये हो गया, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है उसको तुरंत निपटने का हम काम करते हैं। तो शांति एक प्रकार से वैसा ही है, शांति हमें बनाए रखना है। ठीक है। इस जो थॉट ये जवाहरलाल जी नेहरू जी ने जो कहा है, इसका मीनिंग कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें शांति बनाए रखना है अगर डेवलपमेंट करना है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड जो सिद्धांत है इसका फॉरेन पॉलिसीज का, वो है गैर उपनिवेशवाद। देखिए, इसमें एक वर्ड आया है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब ये हो गया, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कैसे शासन करता है, कैसे उसके ऊपर नियंत्रण करता है, ये तो हो गया उपनिवेशवाद। ठीक है। तो भारत की जो विदेश नीति है औपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद का विरोध करती है। इसमें दो वर्ड आए, औपनिवेशवाद सबसे फर्स्ट और सेकंड है आपका साम्राज्यवाद। तो औपनिवेशवाद का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेकंड है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब ये हो गया कि कोई भी राष्ट्र अपनी देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसके ऊपर कैसे नियंत्रण स्थापित करता है, अपनी शक्ति, अपने देश की शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए दूसरे देश के जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित करता है या शासन करता है। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, कोई भी फील्ड हो सकता है।
साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का विचार है कि औपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है। देखिए, ये जो औपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद है वो क्या करता है, जो साम्राज्यवादी ताकत है एक देश दूसरे देश के ऊपर कैसे आरोपित होता है, कैसे उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, कैसे उस पर शासन स्थापित करता है अपने देश की शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए, तो उसके द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है। साम्राज्यवादी ताकतों और कमजोर जो राष्ट्र है उनके शोषण को बढ़ावा देता है। ये जो चीजें हैं ये कमजोर राष्ट्र के शोषण को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब देखिए विदेश मंत्रालय से रिलेटेड विदेश मंत्रालय में विदेश नीति बनती है और फॉरेन पॉलिसीज कैसे काम करती है ये सारा डायरेक्टेड विदेश मंत्रालय करता है। ये बात आपको याद रखनी है। हमारे देश के जो सेंट्रल विदेश मंत्री है अभी श्रीमान सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो विदेश यात्रा करते रहते हैं। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले वो विदेश यात्रा पर गए थे। वी आर स्टडीइंग फॉरेन पॉलिसीज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एग्जाम आईएएस प्री एंड मेंस। ठीक है, इसके हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है मेहनत, यानी आपको मेहनत तो करनी होगी, प्रयास तो आपको करना होगा, एफर्ट्स तो आपको लगाने होंगे, जब जाके आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मेहनत बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो हम अगला पॉइंट देखते हैं फॉरेन पॉलिसीज का, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। जो सेकंड जो उसका विदेश नीति का जो सिद्धांत था गैर उपनिवेशवाद, वो क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो शांति है उसको वो इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने औपनिवेशवाद के सभी रूपों के परिशोधन की वकालत की है तथा एफ्रो एशियाई देश, एक अलग कंट्री होती है जिसका नाम है एफ्रो एशियाई देश। अब देखिए एफ्रो एशियाई देशों में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? जैसे इंडोनेशिया है, मलाया है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, गाना है, नामीबिया है और अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया है। देखिए, जो औपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद है, इन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, औपनिवेशित कंट्री कौन सी होती है, साम्राज्यवादी कंट्री कौन सी होती है, साम्राज्यवादी ताकतें क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसमें यह बताया जो एफ्रो एशियाई देश है, औपनिवेशवाद क्या करता है? सभी रूपों के परिशोधन की वकालत करता है और जो एफ्रो एशियाई देश है उनके भी स्वतंत्रता आंदोलन का उसने समर्थन किया है। ठीक है, औपनिवेशवाद ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस प्रकार भारत ने एफ्रो एशियाई देशों के औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल तथा अन्य के विरुद्ध उनके संघर्ष में पूर्ण भाईचारे का प्रदर्शन किया है। देखिए, ये जो दो फैक्टर लागू हो रहे हैं, औपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद, अब ये कौन कौन सी कंट्री को इन्होंने इफेक्ट किया है? उसमें जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड है, पुर्तगाल और अन्य के विरुद्ध उनके जो संघर्ष है उसमें भाईचारे का प्रदर्शन इन्होंने किया है। इस कंट्री में ये काम इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्तमान में नव औपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद का भी भारत ने विरोध किया है। देखिए, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो नव औपनिवेशवाद है या नव साम्राज्यवादी है उसका भी भारत ने विरोध किया है। ये भी स्थिति भारत को ठीक नहीं लगी, इसलिए हमारे देश ने इसका भी विरोध किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गैर नक्सलवाद। अब देखिए, थर्ड जो थ्योरी है, थर्ड जो सिद्धांत है विदेश नीति का, वो क्या है? गैर नक्सलवाद। अब देखिए, एक वर्ड आया नक्सलवाद, हमने सुना आ गया ये नक्सलवादी लोग थे, नक्सलवादियों ने ये काम किया। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नक्सलवाद इज द रिलेटेड ऑफ नक्सल, इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में एक गांव है नक्सलवाड़ी, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता के विरोध एक आंदोलन चलाया था, जो गरीब लोगों के लिए सही काम नहीं करता है, जो श्रमिकों के लिए सही काम नहीं करता है, उसके विरोध आंदोलन चलाया, इसलिए उनको नक्सलवादी कहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, गैर नक्सलवादी में क्या बताया गया है? नक्सलवाद के सभी रूपों का विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नक्सलवाद के जो कोई भी रूप है उसका विरोध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है गैर नक्सलवाद। ठीक है, क्लियर? देखिए, अभी तक जो मैंने बताया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हर पॉइंट को मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से सुने, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग फॉरेन पॉलिसीज।
देखिए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगला पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला बिंदु आपका क्या है, जो भारत के अनुसार नक्सलवाद। देखिए भारत के अनुसार नक्सलवाद का क्या मीनिंग होगा, लोगों के बीच नस्ल के आधार पर विभेद। नक्सलवाद का मीनिंग भारत के अनुसार होगा लोगों के बीच नस्ल के आधार पर विभेद, विभेद यानी अंतर होना, उसमें बंटवारा होना या अंतर होना भी कह सकते हैं, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। ठीक है, नक्सलवाद का मतलब ये हो गया, यानी लोगों के बीच, नक्सलवाद का मतलब नस्ल से रिलेटेड है, नस्ल में वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कि ये किस नस्ल का, ये किस नस्ल का, आपने सुना होगा, तो नस्ल से रिलेटेड इसको अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता तथा विश्व शांति के बढ़ावे में विघटन डालने को बढ़ावा देता है। देखिए श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जो हमारा देश है अमेरिका, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे श्रीमान बराक ओबामा, जो हमारे अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। श्वेत और अश्वेतों के बीच में जो संघर्ष है, बीच में जो विवाद है, जो श्वेत लोग अश्वेतों का विरोध करते हैं, वही बात इसमें बताया गया है कि जो श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, इसमें गोरा और काला का बारे में बताया गया। ठीक है, गोरे और रंग और काला रंग के बारे में बताया गया, उसके शोषण से रिलेटेड ये बात है। तो दूसरा तो ये हो गया श्वेतों अश्वेतों का शोषण। दूसरी बात इसमें ये होगी सामाजिक असमानता, समाज के दृष्टिकोण से हम कैसे असमान हैं। दूसरी बात तो ये सारी चीजें विश्व शांति के बढ़ावे में विघटन डालने का काम करती है। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, फर्स्ट औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और श्वेत अश्वेत का शोषण और सामाजिक असमानता, ये सारी विश्व शांति है उसमें ये विघटन डालने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन। देखिए दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड एक किस्सा है, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उनके साथ भी ये श्वेत अश्वेत का मैटर घट गया कि वहां पर ये देखा कि श्वेतों के साथ बहुत ही, अश्वेत लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है, यानी काले लोगों के साथ बहुत ही अन्याय होता है। ठीक है, तो वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नक्सलवाद की नीति, दक्षिण अफ्रीका में गैर यूरोपीय समूह के विरुद्ध आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव की नीति की प्रचंड आलोचना की है। ठीक है, ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अश्वेत की जो नीति है, या जो दक्षिण अफ्रीका में गैर यूरोपीय समूह के विरुद्ध आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव की जो नीति है, उसके बारे में प्रचंड आलोचना हमारे देश ने की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नक्सलवाद की नीति के विरोध के परिणाम स्वरूप 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में भी कड़वाहट आ गई। देखिए कूटनीतिक संबंध ये होते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति भेजे जाते हैं, वो अपनी कुशलता, अपनी योग्यता से दूसरे देश को अपना मित्र बना लेते हैं, उसको कहते हैं कूटनीतिक संबंध। ठीक है, कूटनीतिक संबंध का मतलब हो गया डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, तो 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में भी कड़वाहट आ गई। ठीक है, ये जो ईयर दिया गया है 1954 में भी दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में कड़वाहट आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने जिम्बाब्वे, पूर्व में इसका नाम था रोडेशिया, जो जिम्बाब्वे कंट्री है उसका पहला नाम था रोडेशिया, तथा नामीबिया की श्वेत शासन से मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहां पे जो श्वेत शासन था कि यहाँ श्वेतों का शासन होना चाहिए, उसकी उस शासन से मुक्ति प्रदान करने का इसमें मैटर दिया गया, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शासन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत, इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब किसी प्रकार का कोई एक दूसरे से भिन्नता नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कड़वाहट मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज। देखिए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगला पॉइंट, गुड निरपेक्षता। जो फॉरेन पॉलिसीज के जो थ्योरीज है, उसमें जो 4 नंबर थ्योरी है वो है आपका गुड निरपेक्षता। अब देखिए ये वर्ड हमारे सामने आया है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुड निरपेक्षता वर्ड का मीनिंग होता क्या है। गुड निरपेक्षता वर्ड का मीनिंग होता है सही और गलत का अंतर करते हुए सही नीति का समर्थन करना, दैट इज गुड निरपेक्षता। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, यानी भारत जब आजाद हुआ, उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर 2 भागों में विभाजित था। जब भारत आजाद हुआ था
उस समय जो पूरा वर्ल्ड है सैद्धांतिक आधार पर थ्योरेटिकल बेस पे दो भागों में डिवाइड था। अब वो दो भाग कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आगे ये बताया गया है अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग, सबसे पहला भाग है अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग, तथा भूतपूर्व यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी भाग। ये दो भाग है, पहला पूंजीपति भाग, दूसरा साम्यवादी भाग। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है यूएसएसआर। यूएसएसआर एक सोवियत संघ का नाम है, एक अलग कंट्री का नाम है जो बहुत हजार किलोमीटर एकड़ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इंग्लिश में ये मीनिंग, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। शांति युद्ध की इस परिस्थिति में भारत ने किसी और जाने से इनकार कर दिया, तथा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने मतलब इस शांति युद्ध की स्थिति में किसी और दिशा की ओर जाने से इनकार कर दिया और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, यानी सही और गलत का अंतर करते हुए सही नीति का समर्थन करने की बात भारत ने कही है। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत तो भारत चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि हम विश्व की इस एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की राजनीति से दूर रहेंगे जिसके परिणाम में विश्व युद्ध हुए तथा पुनः ये इससे विस्तृत पैमाने पर किसी विनाश को बढ़ावा दे सकती है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि हम एक दूसरे के जो विरुद्ध है, एक दूसरे के जो विरुद्ध भड़काने वाली बात है, एक दूसरे के विरुद्ध जो राजनीतिक ताकत है उससे हम दूर रहेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर विश्व युद्ध हुए हैं और विश्व युद्ध से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और नेक्स्ट भविष्य में ऐसा नहीं हो, विनाश नहीं हो, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैं सोचता हूं कि भारत युद्ध को टालने में सहायता करने में एक बहुत बड़ी भूमिका और शायद प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। जो विश्व युद्ध हुआ ना उसको टालने में भारत एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा सकता है। कैसे युद्ध को टाला जाए, क्योंकि भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विदुषी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना दिया है, बहुत अच्छा योगदान अपना दिया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम उस समय किया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, आईएएस प्री और मेंस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम से हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग पूरा फोकस करते हुए उसको पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से मेहनत करें। ठीक है, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और एक एक बिंदु को आप सही से समझिए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इसलिए ये और अधिक आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के साथ खड़ा नहीं होगा। देखिए ये जो उपरोक्त कंडीशन को देखते हुए ये और आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिसके विभिन्न कारण है युद्ध का पूर्ण खतरा और युद्ध की तैयारी। इसका क्या कारण है? एक तो युद्ध का पूर्ण खतरा पहली कंडीशन हो सकती है, दूसरा युद्ध की तैयारी हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट, जब हम कहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, जब हम कहते हैं कि भारत जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ क्या हुआ? गुटनिरपेक्षता की नीति का मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें बात कही गई है कि भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। देखिए गुटनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सही और गलत की पहचान करते हुए सही का साथ देना, सही और गलत नीति का पहचान कर सही नीति का साथ देना, सही नीति से काम करना, ये गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी भी देश के साथ सहयोग, सैन्य सहयोग नहीं करेगा। जो डिफेंस का सहयोग है, सैन्य शक्ति का सहयोग है, वो भारत किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। नंबर सेकंड बात इसमें कही गई है, भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी। जो भारतीय विदेश नीति है उसकी एक स्वतंत्र दिशा होगी, यानी वो स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष रूप से काम करेगा। ठीक है, अगली बात, भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत सभी, इसमें अगली कंडीशन क्या है? भारत के जो सभी देश है, भारत के अलावा जो सभी देश है उनके साथ वो सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगली पांचवी थ्योरी, पंचशील, यानी जो हम पढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के थ्योरी, सिद्धांत क्या क्या है।
तो उसमें जो पांचवी थ्योरी है वो पंचशील। अब देखिए पंचशील को हम डिस्क्राइब करते हैं कि पंचशील में क्या बताया गया है। पंचशील का मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के 5 सिद्धांतों को लागू करता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए आचरण के 5 सिद्धांतों को लागू करता है। 5 सिद्धांत कौन कौन से, उसका हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज। और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है, ये 1954 में, देखो 1954 का मैटर है। 1954 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई, ये दो व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत से थे और चाउ एन लाई थे चीन से। ठीक, इन्होंने क्या किया, चीन के राष्ट्र प्रमुख के मध्य तिब्बत के संबंध में, तिब्बत से रिलेटेड कोई मैटर में भारत चीन संधि की उद्देशिका में शामिल है ये 5 सिद्धांत है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये जो 5 थ्योरी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत ये है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान। सबसे पहली बात इसमें कही गई, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता। सबसे पहली बात इसमें कही गई क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, परस्पर आपस में सम्मान होना चाहिए दोनों के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है आपका सेकंड, गैर आक्रमण। कोई भी गैर आक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आक्रमण नहीं करना चाहिए। नंबर थर्ड बात इसमें कही गई है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। एक दूसरे का जो निजी मैटर है या एक दूसरे का जो आंतरिक मैटर है उसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है समानता व परस्पर लाभ। ठीक है, पांचवा है इसमें शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। वैसे पांचों इंपॉर्टेंट है लेकिन पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत ने यह अनुभव किया है कि प्रतिस्पर्धी ताकतों के शक्तिशाली संधियों व संबंधों द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करना। देखिए भारत ने जो महसूस किया है वो काम क्या कम करना है कि प्रतिस्पर्धी ताकतों के शक्तिशाली संधियों व संबंधों द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करना। शीत युद्ध के तनाव को कम करना यानी शीतकाल में जो युद्ध चलते हैं उनके तनावों को कम करना, किसी प्रकार का हमें तनाव नहीं हो। अगला पॉइंट, भय संतुलन बनाने के बजाय पंचशील प्रभुत्व राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहयोग उपयोगी है। देखिए भय का माहौल बनाने के बजाय क्या करना चाहिए, पंचशील समृद्ध राष्ट्रों में शांतिपूर्ण, यानी भय का माहौल बनाने के बजाय हमें शांतिपूर्ण तरीके से किसी स्थिति से निपटना चाहिए। ठीक है, अगली बात, भारत में इसे सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित बताया है। देखिए एक वर्ड आया है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता इज द रिलेटेड ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर है, यानी भाषा से रिलेटेड मामला। सार्वभौमिकता का डायरेक्ट मीनिंग होता है भाषा से रिलेटेड मामला। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, ये शक्ति संतुलन की अवधारणा के विपरीत था। यानी ये जो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है ये शक्ति जो संतुलन है उसकी अवधारणा के बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल अपोजिट इसने काम किया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर। देखिए फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगला पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट क्या है, पंचशील सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, जो पांचवा सिद्धांत है। ठीक है, मतलब फॉरेन पॉलिसीज के थ्योरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें पंचशील पांचवा सिद्धांत है। उसमें क्या कहा गया है, पंचशील काफी लोकप्रिय हुआ तथा कई राष्ट्रों जैसे म्यांमार एक कंट्री का नाम है जिसका नाम ब्रह्मा भी है, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि ने इसे अपनाया है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ और कई देशों ने इसको अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता के बारे में बता चुका हूं, पंचशील के बारे में बता चुका हूं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कल्पना व प्रयोगों में भारत की महान देन है। ये जो दो बातें हैं, पंचशील और गुटनिरपेक्षता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की बहुत बड़ी देन है, भारत की बहुत महान देन है। ठीक है, नेक्स्ट है जो छठा आपका थ्योरीज है फॉरेन पॉलिसीज की, उसका नाम है एफ्रो एशियाई झुकाव। अब देखिए एफ्रो एशियाई झुकाव, इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें यह बताया गया है, यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने की बात कही गई है। ठीक है, एफ्रो एशियाई देश कौन कौन से, इसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एफ्रो एशियाई देश में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, कुछ देशों के नाम मैंने आपको बताए थे। इसमें यह बताया गया है कि विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही है, यानी विश्व में जो दूसरे देश है उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। विदेश नीति तो यही कहती है, इसमें यही बात बताई गई है। दूसरा इसमें यह बताया गया है, परंतु इसका एफ्रो एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा है। ठीक है,
अफ्रो एशियाई देशों के प्रति इसका विशेष झुकाव रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना है अफ्रो एशियाई देशों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आवाज उठाकर और प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है उसमें आवाज उठाकर अपनी बात को रखकर, अपनी मांग को रखकर इसको और अधिक प्रभावित कर सुरक्षित करने का प्रयास करना है। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय सहायता की मांग करता रहा है। ये जो अफ्रो एशियाई कंट्री है, इनके आर्थिक विकास के लिए भारत ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय सहायता की मांग हमेशा भारत ने की है, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर। फॉरेन पॉलिसीज क्या होती है, फॉरेन पॉलिसीज कैसे काम करती है, फॉरेन नीतियां कैसे बनती है, कैसे ये इंप्लीमेंट होती है, इन सब के बारे में आज हमने विस्तृत चर्चा की है। स्पेशली हमने फॉरेन पॉलिसीज की क्लास में फॉरेन पॉलिसीज के सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा की है कि फॉरेन पॉलिसीज के कौन कौन से थ्योरीज होते हैं। लगभग हमने 6 सिद्धांतों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।